चेहरा जला हुआ होता है, आंखें दोनों गायब होती है, गला कटा होता है, लाश मिट्टी में लिपटी हुई होती है। दोस्तों, 19 साल की एक ऐसी लड़की जो बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती है, लेकिन वो शाम तक घर वापस नहीं आती और तीसरे दिन उसकी लाश एक खेत में किसान की मिलती है। दोस्तों, आज की जो कहानी की सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, मैं सजेन आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि इन लोगों को जागरूक करना है और लोगों को सचेत करना है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर 19 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी लाश तीसरे दिन एक खेत में किसान की मिली। दोस्तों, ये बात हरियाणा ज़िला लोहारू सिंघानी गांव की जो एक लड़की होती है जिसका नाम मनीषा होता है। मनीषा की उम्र दोस्तों 19 वर्ष की होती है। 12वीं तक पढ़ाई कर चुकी थी और वह आगे पढ़ाई करके नर्स बनना चाहती थी, लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं होती है। उसके पिता जिनका नाम संजय होता है, वो घर का काम धाम संभाल रहे थे और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। इसी वजह से मनीषा बच्चों को पढ़ाने स्कूल में लग जाती है और मनीषा को एक ही महीने बच्चों को पढ़ाते हुए थे, तभी 11 अगस्त 2025 आता है। मनीषा अपने घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती है और स्कूल में मालूम चलता है कि आइडियल स्कूल में जो नर्सिंग का फॉर्म है बीएससी का, वो निकल चुका है। तभी मनीषा सोचती है कि मैं क्यों ना आज ही फॉर्म भर दूं। तो मनीषा अपने पापा के पास फ़ोन करके बताती है कि पापा, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकल चुका है, आज मैं बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने आइडियल स्कूल चली जाऊंगी। इतना कहकर फ़ोन रख देती है और जैसे ही 1:30 बजे मनीषा की छुट्टी होती है, मनीषा 1:58 पर स्कूल से बाहर निकलती है और बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने आइडियल स्कूल चली जाती है। 5 से 6 बज रहे थे, तभी मनीषा का फ़ोन उसके पापा के फ़ोन में जाता है और कुछ बात भी नहीं होती है और फ़ोन कट जाता है। तब मनीषा के पिता जो संजय होते हैं, वो अपनी तरफ से फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन लगता नहीं है और स्विच ऑफ आने लगता है। तब संजय जो थे वो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मनीषा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। संजय जो थे वो तुरंत अपने पापा से जाके बताते हैं कि पापा, मनीषा अभी तक घर नहीं आई है, उसने मुझसे फ़ोन करके कहा था कि मैं आइडियल स्कूल चली जाऊंगी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने, और इतनी देर हो चुकी है और शाम होने वाली है, अभी तक मनीषा घर वापस नहीं आई है। इतनी बात सुनकर जो संजय के पिता होते हैं वो कहते हैं, संजय तुम एक काम करो, टाइम ज़्यादा हो रहा है, तुम तुरंत स्कूल जाओ और मनीषा का पता करो कि ऐसा क्या काम पड़ गया जो अभी तक मनीषा घर वापस नहीं आई है। संजय स्कूल जाते हैं और जो स्कूल का गार्ड होता है उससे पूछते हैं कि साहब, मेरी बेटी मनीषा अभी घर वापस नहीं गई, आखिर ऐसा क्या काम पड़ गया ज़रूरी जो मनीषा अभी स्कूल से घर वापस नहीं गई है। गार्ड मनीषा के पिता संजय की बात सुनकर कहता है कि अंकल जी, यहाँ तो अब कोई नहीं है, सबकी छुट्टी हो चुकी है, सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। अब इतनी सी बात सुनकर संजय के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वह तुरंत 112 नंबर पर फ़ोन लगा के पुलिस को सूचना देता है। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस आती है और जिसमें 3 पुलिसकर्मी होते हैं। संजय कहता है कि साहब, मेरी बेटी ने मुझसे फ़ोन करके कहा था कि मैं आज पापा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने आइडियल स्कूल चली जाऊंगी, थोड़ा मैं देर घर वापस आऊंगी। संजय की ये बात सुनकर पुलिस वाले कहते हैं कि अंकल जी, तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग भूग गई होगी, पिकनिक उकनिक मना रही होगी,
1-2 दिन में घर वापस आ जाएगी। दोस्तों, ये बात सुनकर संजय पुलिस वालों की थोड़ा सा गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी अभी तक घर वापस नहीं गई है और आप मेरी बेटी को ढूंढने के बजाय आप लोग भद्दी भद्दी बातें और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आपको ढूंढना है, तलाशना है तो तलाशिए, खोजना है तो खोजिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। संजय की ये बात सुनकर और गुस्से में देखकर पुलिस वालों को लगता है कि शायद हमें कुछ करना चाहिए। पुलिस वाले स्कूल के गार्ड से पूछते हैं, पता लगाने की आसपास कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मनीषा का अता पता नहीं लगता है। पुलिस वाले आइडियल स्कूल जाते हैं और वहाँ पर जो स्टाफ वाले होते हैं उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर कोई लड़की तो नहीं आई जिसका नाम मनीषा था। तो वो लोग कहते हैं, नहीं साहब, यहाँ कोई लड़की ऐसी नहीं आई है जिसे हम जानते पहचानते हों, और मनीषा की नाम की कोई लड़की भी अगर आई होगी तो हम उसे पहचानते भी नहीं हैं। यहाँ पर तो अब तो कोई है ही नहीं, सब लोग घर जा चुके हैं और छुट्टी भी यहाँ की हो चुकी है। और पुलिस वाले जो थे इस प्रकार से उन लोगों के, स्कूल के जो थे स्टाफ के लोग, उन लोगों से इस तरह से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे के सिर पर हाथ फेर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे, मानो इनकी बहुत बड़ी जान पहचान है और बहुत ख़ास दोस्त हैं। ये सब देखकर संजय को कहीं न कहीं कुछ डाउट होता है और सोच में पड़ जाते हैं। इतना सब होने के बाद पुलिस को जिस प्रकार से छानबीन करनी चाहिए उस प्रकार से करते नहीं हैं और कहते हैं कि संजय, आप एक काम करिए, आप पुलिस थाने जाइए और अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करवाइए। काफ़ी वक्त हो चुका था, पुलिस वाले इतना कहकर चले जाते हैं। संजय भी वहाँ से घर आ जाते हैं। घर में आते हैं तो चर्चा शुरू होती है। काफ़ी वक्त हो चुका था, 7 से 8 बज जाते हैं। तो आसपास के मोहल्ले वाले भी सुनते हैं तो तुरंत आते हैं और मनीषा को ढूंढने की, तलाशने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, मनीषा के पिता जो संजय थे और आसपास के जो पड़ोस के लोग थे, आसपास हर जगह ढूंढते हैं, खोजते हैं, रिश्तेदारों में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी मनीषा का पता नहीं चलता है। अगला दिन 12 अगस्त 2025 का आता है। संजय अपने घर वालों और पड़ोसियों के साथ थाने जाते हैं और वहाँ पर FIR दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस को जिस प्रकार से छानबीन करनी चाहिए उस प्रकार से करती नहीं है और पुलिस वाले भी वहाँ थाने पर भी कहते हैं कि अंकल जी, आपकी बेटी किसी लड़के के साथ चली गई होगी, पिकनिक उकनिक मना रही होगी, शादी वादी कर ली होगी, 1 दिन में घर वापस आ जाएगी, आप घर जाइए, आप अपनी बेटी की चिंता मत करिए। अगली तारीख आती है 13 अगस्त 2025 का। तभी पुलिस के पास एक किसान का फ़ोन जाता है और वो किसान कहता है, साहब, मैं लोहारू ज़िला के सिंघानी गांव से बोल रहा हूं। मेरे खेत में एक लाश पड़ी है। पुलिस जैसे ही सूचना पाती है घटना स्थल पर पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है और संजय को फ़ोन करके बताया जाता है कि संजय, हमें एक लाश मिली है लोहारू के सिंघानी गांव में, आप जल्द से जल्द आएँ, कहीं ये आपकी बेटी मनीषा की तो नहीं। इतनी सी बात सुनकर मनीषा के पिता के जो संजय होते हैं उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और रोते भिलकते हुए तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं और लाश का कपड़ा देखकर कहते हैं, साहब, ये मेरी बेटी मनीषा ही है, और रोने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये बात आग की तरह आसपास फैलने लगती है और आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। मनीषा की जो लाश थी सड़ी गली नज़र आ रही थी, आंखें दोनों गायब थी, गला कटा हुआ होता है और लाश जो थी मिट्टी में लिपटी हुई होती है। लाश को देखकर आसपास के लोग जो इकट्ठा हुए होते हैं वो कहते हैं कि इस प्रकार से
भला कोई कैसे एक लड़की को मार सकता है। इस तरह की बातें सुनकर पुलिस वाले सोचते हैं कि अब जल्द से जल्द लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना चाहिए और पुलिस वाले पंचनामा करते हैं, लाश को तुरंत रेफ़र कर देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। रिपोर्ट आने के बाद मालूम चलता है कि मनीषा की जो दोनों आंखें होती हैं वो गायब होती हैं और सांस की नली गायब होती है। मनीषा की गर्दन 5 सेंटीमीटर बची होती है। जब मनीषा की लाश मनीषा के घर वालों को सौंपी जाती है तो मनीषा के पिता संजय इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सहमत नहीं होते हैं और वो कहते हैं, जब तक मेरी बेटी के हत्यारों को पता नहीं लग जाता, पुलिस पता नहीं लगा लेती और उन्हें सज़ा नहीं दे देती, हम मनीषा की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस बात से गांव के लोग और आसपास के लोग सहमत होते हैं और कहते हैं, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक मनीषा के हत्यारों का पता नहीं पुलिस लगा लेती, उन्हें सज़ा नहीं दे देती, हम आपके साथ हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, धरना प्रदर्शन इतना होता है कि आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। स्कूल कॉलेज बच्चों को आने जाने की सारी सुविधाएं बंद हो जाती है। रोड इतना जाम हो जाता है कि व्यापारियों को आने जाने में असुविधा हो जाती है, चाहे फिर वो दुकान हो या खाने पीने का कोई भी सामान हो, सब कुछ बंद हो जाता है। धरना प्रदर्शन इतना होता है कि 24 घंटे में सरकार को अपने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। मनीषा के पिता संजय जो थे, उनका यह भी आरोप था कि जो पुलिस वाले मनीषा को ढूंढने के बजाय कह रहे थे कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग भूग गई होगी, पिकनिक मना रही होगी, 1-2 दिन में घर वापस आ जाएगी। अगर वो पुलिस वाले भद्दे भद्दे इल्ज़ाम या भद्दे भद्दे शब्द यूज न करते हुए मनीषा की छानबीन करते और ढूंढने की कोशिश करते तो शायद आज हमारे बीच मनीषा जिंदा होती। दोस्तों, धरना प्रदर्शन इतना होने लगता है और मनीषा के पिता जो संजय होते हैं, उनके द्वारा ये भी मांग होने लगती है कि जो पुलिसकर्मी भद्दे भद्दे इल्ज़ाम लगा रही थी, उन्हें सस्पेंड किया जाए। संजय की इस बात से आसपास के लोग और गांव के लोग सहमत होते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम आपके सब साथ हैं। जब तक पुलिस वाले मनीषा के हत्यारों का पता नहीं लगा लेती और उन्हें सज़ा नहीं दे देती, हम मनीषा की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मनीषा की अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर देते हैं और धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, धरना प्रदर्शन इतना होता है कि रोड, सड़कें, गलियां, आने जाने का रास्ता, दुकानें 24 घंटे के लिए सब कुछ बंद हो जाता है। यहाँ तक कि व्यापारियों और जो स्कूली बच्चे थे, उनके लिए भी आने जाने का रास्ता सब बंद हो जाता है। धरना प्रदर्शन इतना हुआ कि हरियाणा की सरकार को झुकना पड़ा और संजय फिर यह भी कहते हैं कि जो पुलिस वाले मनीषा को ढूंढने के बजाय मनीषा के ऊपर भद्दे भद्दे इल्ज़ाम लगा रहे थे और कह रहे थे कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग भूग गई होगी, पिकनिक उकनिक मना रही होगी, 1-2 दिन में घर वापस आ जाएगी। ये भी मेरी सरकार से मांग है कि उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए, तब हम जाकर अपनी बच्ची मनीषा का अंतिम संस्कार करेंगे, वरना हम किसी भी हाल में अपनी बच्ची मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अंतिम संस्कार न करने की वजह से लोग सड़कों पर आ जाते हैं, तब जाके प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ता है और फिर वो चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जल्द से जल्द सभी लोग फैसला लेते हैं और दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात करते हैं। मनीषा के गायब होने के 5वें दिन बाद पुलिस दावा करती है कि मनीषा की लाश के पास हमें एक लेटर मिला था, लेकिन सोचने पर यह बात मजबूर कर देती है कि मनीषा के पिता को हिंदी और हरियाणा भाषा के अलावा पढ़ने लिखने का कोई अन्य ज्ञान नहीं था। इससे यह बात साफ होती है कि यह शायद लेटर मनीषा का ना हो। लेकिन जो
लेटर में भाषा भी लिखी थी वो रोमन में थी। ये भी बात साबित करती है कि जब अन्य भाषा का मनीषा के पिता संजय को ज्ञान नहीं था तो आखिर मनीषा रोमन में कैसे लिख सकती है। लेटर में जो लिखा था वो यह लिखा था कि मम्मी पापा, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं अब आपको परेशान करना नहीं चाहती हूँ। अब जो मनीषा के पिता संजय थे, जो मांग कर रहे थे कि जो पुलिस वालों ने मेरी बेटी मनीषा के ऊपर भद्दे भद्दे इल्ज़ाम लगाए थे और कहा था कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग भूग गई होगी, तो उन पुलिसकर्मियों को सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो चाहे फिर 112 नंबर के पुलिस वाले हों और चाहे वो फिर थाने के पुलिस वाले हों। पहला जो पोस्टमार्टम हुआ था भिवानी हॉस्पिटल में, जब दोबारा पोस्टमार्टम होता है वो रोहतक के पीजीआई में, लेकिन इस बार भी कोई सबूत हाथ नहीं आता है। अब और मामला बढ़ जाता है। जो मनीषा के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार हमारी बेटी मनीषा के ऊपर पुलिस वालों ने इल्ज़ाम लगाया है, उसी प्रकार मनीषा की जांच की जाए और मनीषा को न्याय दिलाया जाए, तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और हमारी ये भी मांग है कि इस बार जो पोस्टमार्टम हो दिल्ली के एम्स में हो और साथ ही साथ सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात पर पूरा प्रदेश, पूरा जिला सहमत होता है और अंत में सरकार को इस बात को मानना पड़ता है और कहना पड़ता है कि ठीक है, हम इस बार दिल्ली के एम्स में मनीषा की लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे और सीबीआई जांच भी साथ में होगी। इसी बीच धरना प्रदर्शन इतना हुआ कि सरकार को इंटरनेट की सुविधा 24 घंटों के लिए बंद करनी पड़ी। पोस्टमार्टम एम्स में होता है और उसके बाद 21 अगस्त 2025 को मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाता है और सीबीआई जांच भी तैयार की जाती है और जांच शुरू होने लगती है। इसी बीच वाहन रोको का प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से सरकार को 24 घंटों के लिए इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई। पोस्टमार्टम होने के बाद 21 अगस्त 2025 को मनीषा की लाश का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, इस घटना को हुए करीब 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच में यह साफ नहीं हो पाया कि आखिर इस घटना की वारदात को किसने अंजाम दिया और वो हत्यारे भी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच से यह साफ हो जाएगा कि मनीषा की हत्या कैसे हुई और किसने की? क्या वो हत्यारे पकड़े जाएंगे या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, कहानी में बने रहने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद।